जय हिंद, जय भीम साथियों। आखिर हम सब की मेहनत रंग लाई, कामयाब हुई। वर्तमान केंद्र बीजेपी सरकार को जातिगत जनगणना पर झुकना ही पड़ा। बहुआयामी दल के माध्यम से लगातार जातिगत जनगणना के समर्थन में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में लेख और सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किए गए। सरकार लगातार संघ परिवार के दबाव में आरएसएस की तरफ से नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार से भारत में जातिगत जनगणना हो या जातिगत जनगणना के अनुसार पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, ओबीसी अपनी हिस्सेदारी की बात कर लें। साथ ही साथ एक युवा दृष्टिकोण होने के नाते वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से सन 2024 से 25 वक्फ बिल अमेंडमेंट में जो संशोधन किया जा रहा है, हिंदुओं को बैठाल कर जो वक्फ को हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है। कल की ही डेट में 30 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के आसपास बत्ती गुल करके विरोध प्रदर्शन करना था, काफी सफल रहा। ऐसे में तमाम अल्पसंख्यक के लोगों से मेरा कहना है कि आप विभिन्न तरीके अपनाकर सरकार को यह याद दिलाते रहें कि आपने गैर संवैधानिक तरीके से मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है और ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहने चाहिए। साथियों, 1921 के आसपास सबसे पहले भारत में अंग्रेजों के द्वारा जातिगत जनगणना कराई जाती है। जातिगत जनगणना कराने के बाद कुछ डाटा दिया जाता है, कुछ लीक किया जाता है, कुछ अपने काम के लिए रखा जाता है। लोगों ने दबाव बनाया, अंग्रेजों की पॉलिसी के द्वारा भारत को बताया गया कि किसकी कितनी संख्या है, उसके आधार पर आरक्षण प्रणाली लागू कराए जाने की बात कही गई। जैसे ही 1947 में भारत आजाद होता है, भारत का लोकतंत्र बनकर तैयार होता है, 1950 में लागू किया जाता है। 1951 में ब्राह्मण समाज के नेहरू जी जो कि प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग की गई, उनके द्वारा उस जनगणना को खारिज और खंडित कर दिया गया। 1970 से 75 के बीच में मंडल कमीशन एक्ट लागू कराए जाने की बात कही गई और लागू भी किया गया। न जाने संघी और आरएसएस ने कितना बवाल कर लिया। आज फुले जैसी फिल्म आती है, प्रतिबंधित किया जाता है। हमारे हाथ में अंबेडकर जी हैं और अंबेडकर जी ने ही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आखिर यह कब ये लोग सुनिश्चित करेंगे? पिछले कई दशकों से विपक्षी, मंडलीय, क्षेत्रीय दलों के द्वारा लगातार यह मांग की जाती रही है कि जातिगत जनगणना हो। सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, फारसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, थारू समाज के लोग, जनजाति आदिवासी समाज के लोगों का परसेंटेज और उनकी को कैटेगरी कितनी है यह पता चले, ताकि भारत का जो कुल संपत्ति है उसका 90% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास जा रहा है और जो शेष पैसा बच रहा है वो 90% लोगों में विभाजित हो रहा है। क्या यह समानता है, लोकतंत्र है? कदापि नहीं। ऐसे में पुनः युवाओं से निवेदन है कि सरकार भले ही अभी इसने कहा हो कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, ये जात सरकार ऐसी अंग्रेजों की चड्डी की गुलामी से त्रस्त सरकार है जो खुद मुद्दे बनाती है, मुद्दों को गर्म करती है, चुनाव आता है, मुद्दों को सरेंडर करती है या मुद्दों को बहाल करती है ताकि आप उसको बगैर सोचे समझे विचार किए वोट परसेंटेज दे दें। ये वैसे ही है, हमारा पानी हमसे छीना जाएगा, हम पानी की प्यास की गिड़गिड़ाहट के साथ गुहार लगाएंगे, हमारी लाइट हमसे छीनी जाएगी और हम लाइट की मांग करेंगे, हमारी ऑक्सीजन, हमारे पेड़ पौधे हमसे छीने जाएंगे और हम पेड़ पौधे ऑक्सीजन की मांग करेंगे। जब यह मिल जाएगा बदले में हम उनकी महत्वपूर्ण वोट उनके पक्ष में डाल आएंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र विशेष अति पिछड़ा आदिवासी जनजाति थारू बहुल्य जिले रहे हैं, जहां पर कम से कम बहुआयामी दल के माध्यम से यह मांग है कि उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी एसटी समाज के लिए लोकसभा सीट नहीं है, उनका नेतृत्व करने के लिए नहीं है। जैसे ही जातिगत जनगणना बहाल होती है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी
और बहराइच को मिलाकर एक लोकसभा सीट बननी चाहिए और सोनभद्र में भी एक लोकसभा सीट बननी चाहिए। जब तक आप उठेंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, मांगे नहीं करेंगे तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। कहावत है कि बिगैर मांगे चिल्लाए गिड़गिड़ाए, हमारी मां भी हमको दूध नहीं पिलाती, फिर ये मनवादी विचारधारा की सरकार हमारी बातों को कैसे सुनेगी। ये डिसीजन, निर्णय आपको लेना है कि आप गांधी जी के साथ में, अंबेडकर जी के साथ में हैं, या मुगल टीपू सुल्तान के साथ में हैं, या अंग्रेजों की गुलामी करने वालों के साथ में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। निवेदन कर दूंगा चित्तन मरल करें।